हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं और हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि सबके पेपर अच्छे हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर आपका 21 फरवरी को होने जा रहा है मैथमेटिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होगा आपका। इस पेपर में मैंने सोचा कि मैं भी कुछ आपका हेल्प कर दूं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन टॉपिक्स को आप ज़रूर दोहराएं और इन टॉपिक्स की ज़रूर प्रैक्टिस करें। एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें एक एक करके हम बात करेंगे। अगर पेपर की एनालिसिस की बात करें तो जो पेपर है आपका मैथमेटिक्स का, ये टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है ना, 100 नंबर के पेपर में आपके 30 नंबर तो प्रोजेक्ट के मार्क्स हो जाते हैं, जो कि ये आपका स्कूल देता है। जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहां के मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है 30 नंबर। उसके बाद ये 70 मार्क्स आपके बचे। ठीक है, 30 और 70 मिलके आपके टोटल हो गए 100 मार्क्स। इन 100 मार्क्स में से आपके 70 मार्क्स जो है यह आपका रिटेन है, जो कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है ना, और इन 70 मार्क्स में से जो 20 मार्क्स है, 20 नंबर का जो पेपर है वह आपका ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप लोग ओएमआर पे दे रहे हैं। ठीक है ना, ये केवल आपके क्या है, ओएमआर में भरने वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं। और आपके 50 मार्क्स जो हो गए, 50 नंबर का जो पेपर हो गया, यह आपका है सब्जेक्टिव, यानी इसमें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही नजर में देखें और इनको सॉल्व कर दें। इनके लिए भी आपको छोटे छोटे फार्मूले पे कंसंट्रेट करना है। ये जो 20 मार्क्स है, अगर इस पर आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक एग्जाम में जंप कर जाता है और आपके अच्छे नंबर आने की संभावना पूरी तरीके से बढ़ जाती है। अब इन 20 मार्क्स के लिए आपको क्या करना सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी चीज ये है कि जब तक आप ये आश्वस्त ना हो जाए कि यह क्वेश्चंस का आंसर ये सही होगा, तब तक आप ओएमआर में सर्किल डार्क ना करें। कारण ये है कि अगर एक बार आपने सर्किल डार्क कर दिया तो दोबारा से कोई ऐसा चांस नहीं है जिसमें आप उस आंसर को आप चेंज कर सके। तो एक बार अगर आपने गलती कर दी तो दोबारा उसमें कहीं कोई चांस नहीं है। तो इन सभी चीजों के लिए जो 70 मार्क्स का आप पेपर देख रहे हैं, इन 70 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं और कौन कौन से टॉपिक इस साल 2022-23 के एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। एक तो आपका क्वेश्चन इसमें सबसे जरूरी है, जो आप सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक सबसे जरूरी फार्मूला इसमें निकालना होता है आपका, ये होता है लॉसा गुणे मौसा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह आपका जो एक फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर 1 नंबर का सवाल आपका आना ही आना है और ये 1 नंबर आपको हर साल के बोर्ड एग्जाम में आपको जानना होगा। जैसे कि इसी पर अगर हम आपसे एक सवाल करने की कोशिश करें कि ये फार्मूला आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसके लिए कैसे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। कह रहा है कि यदि 26 तथा 156 का लसा 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा आपको निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन आपका आएगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपके पास क्या फार्मूला है, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो लौसा आपको कितना दिया हुआ है, 156 गुणे मौसा, ये जो ज्ञात करना है आपको, पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 156। ठीक है, इसकी मदद से आप मौसा कैलकुलेट कर ले। मौसा इक्वल टू हो जाएगा 26 गुणे 156 बटा 156। 156 से 156 कैंसिल हुआ तो मौसा आपको कितना मिल गया, 26। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करके ये मौसा या लौसा, इसमें से कुछ भी एक चीज आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। यहां पर आपको मौसा निकालना था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में लौसा निकालना हो, किसी में पहली संख्या, किसी में दूसरी संख्या। इस प्रकार से आप इस फार्मूले का अप्लाई करके आप अलग अलग तरीके के इसमें सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो मैथमेटिक्स में जो सबसे ज्यादा फोकस करने के जो चैप्टर है, इनमें 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका द्विघात समीकरण, ठीक है ना,
दूसरा आपके दो चर के रैखिक समीकरण और तीसरा आपका त्रिभुज। इसमें एक चैप्टर की हम सबसे पहले बात अगर करें द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण से आपके 5 से 6 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम जो पूरा आपका सिलेबस कवर करेंगे ये 2 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम आधा पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आधा पोर्शन ही कवर करने में, बहुत छोटी छोटी चीजें बताने में आपको कम से कम 1-1.5 घंटे का समय लग जाना है। तो ये वीडियो पूरा सिलेबस का आपको 2 पार्ट में मिलेगा और ये वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि आपको हेल्प मिले और दूसरों को भी इसमें बताएं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत कम समय में आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कैसे कर सकते हैं। द्विघात समीकरण में सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका हो गया द्विघात समीकरण, जहां a का मान आपको किसी भी तरीके से 0 नहीं होने देना है, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको एक तो सबसे पहले मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। मूल का मतलब यह है कि अगर x स्क्वायर की पावर 2 है तो x की वैल्यू 2 आएगी, 3 पावर है 3 आएगी, 1 है तो 1 आएगी, ठीक है। मूल ज्ञात करने के आपके पास 3 तरीके हैं। मैं जल्दी जल्दी से उन तरीकों के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एक है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा है श्रीधराचार्य और तीसरा है आपका पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है। ये 3 आपका मेथड है। गुणनखंड विधि में आप क्या करते हैं, बीच के भाग को 2 भागों में तोड़ते हैं। यहां आप x के लिए फार्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2। यहां आप पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग आप बनाते हैं। इन 3 तरीकों से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसी भी तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेम वैल्यू आएगी। सवाल यहां पर यह उठता है कि हमें कब और कहां कौन सा मेथड लगाना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये सबको ध्यान रखना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि किस विधि से हल करना है, तब तक आप हमेशा गुणनखंड विधि को प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे कह दिया कि श्रीधराचार्य से करना है या पूर्ण वर्ग बनाना है, तब तो आपकी मजबूरी है। अदरवाइज सबसे इजी मेथड आपका होता है गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि से आप किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं और जब हल करेंगे आप तो गुणनखंड विधि से आपका सवाल जो है बहुत शार्ट में हो जाता है। तो यह तो बात हो गई आपके किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने की 3 विधियां हैं और जिस विधि से आपसे पूछा जाएगा उस विधि से आपको करना है। अगर विधि नहीं पूछा जा रहा है तो आप क्या करें, आप अपने आप से गुणनखंड विधि अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है, या यूं कहें कि ये परीक्षा में आपके आ गया है, मूलों की प्रकृति निकालना। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको विविक्तिकर जानना बहुत जरूरी है। ये विविक्तिकर, इसको हम d से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसमें आपका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यह आपका कहलाता है विविक्तिकर। तो एक तो आपसे पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण कोई दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया हो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 0, इसका आपको विविक्तिकर निकालना है, ठीक है ना। तो यहां आप देख पा रहे हैं a इक्वल टू कितना है 1 है, b इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू कितना है 6 है। डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे विविक्तिकर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b स्क्वायर आपके पास कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, 5 का स्क्वायर 25 और 6 चौको 24। तो इसका विविक्तिकर d इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। एक तो सवाल आपका इस तरीके से आता है, ठीक है कि विविक्तिकर आप किसी द्विघात समीकरण का कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर चीज जो हम बताने आपसे जा रहे हैं या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सबको बहुत ध्यान में रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने आपको जा रहा हूं। अब इसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया तो किसी भी द्विघात समीकरण की 3 कंडीशंस हैं और ये 3 कंडीशंस ये हैं कि किसी भी समीकरण को हम कब हल करेंगे तो क्या उसके आंसर आएंगे या क्या नहीं आएंगे, या हल कर पाना संभव है भी कि नहीं है, ये पैरामीटर्स हम देखेंगे। तो इसके लिए जो पहली कंडीशन हमारे सामने बनेगी वह यह बनेगी कि यदि कभी आपने सॉल्व किया तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है यह 1 से बड़ा आ गया, ठीक है। तो इस स्थिति में मूल आपके वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा असमान होते हैं।
यानी x के दो मान आएंगे और दोनों मान आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरी कंडीशन आपकी ये बनती है कि यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, ठीक है ना, ऐसी भी कंडीशन होगी। तो यहां मूल आपके वास्तविक तो होंगे लेकिन आपस में बराबर भी होंगे, ठीक है ना, क्या हो गया, मूल वास्तविक हो गए और मूल आपस में बराबर हो गए। तीसरी जो कंडीशन होती है वह यह होती है कि यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 1 आ गया, यानी इनको सॉल्व किए और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 से छोटी हो गई, तो मूल आपके काल्पनिक हो जाते हैं, मूल काल्पनिक होंगे, और या यूं आप कह लें कि इनका हल संभव नहीं है। तो ये तीनों जो फैक्टर अभी हमने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी की मदद से हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो सवाल इस पर हम लेके बताने की आपको कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं समझ पाते हैं, तो एक दो चीजें लेके हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कुछ सवाल हम रखते हैं जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि ये जो सारे पैरामीटर्स हम बता रहे हैं इसका क्या मतलब है या क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दो आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हम लेंगे जो कि आप देखेंगे कि कैसे इन सवालों को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है या इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। उन्हीं में से कुछ सवाल हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कब कौन से सवाल आपको करने हैं या कौन से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इनमें से एक सवाल आपको ये दिया हुआ है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात करना है आपको। बहुत आसान सवाल है ये, बहुत आसानी से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर आपको करना क्या है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -5 और c बराबर कितना है k। मूल क्या है, चूंकि मूल इनके बराबर है, तो मूल बराबर है तो क्या अभी हमने आपको कंडीशन लिखी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो जाएगा 0 होगा। अगर मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी का मान कितना है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर 25, 4 दूनी 8 के इक्वल टू 0, 8 को उधर ले जाइए तो 25 इक्वल टू 8 के इक्वल टू 25/8। तो के का मान अगर आप 25/8 रख देते हैं तो आपका जो द्विघात समीकरण है इसके मूल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो कंडीशंस हमने आपको बताई हैं उन कंडीशंस की मदद से आप इनको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा इसमें आपसे सवाल पूछा जाता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे आते हैं, ये तो आपके पास बना बनाया द्विघात समीकरण था। जैसे एक क्वेश्चन इसमें ये आ गया कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो संख्या ज्ञात करें। या आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ये बहुत आसान सवाल है और ये सवाल 3-4 बार आपसे पूछा गया। तो मान लीजिए कि माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, पहली क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो दूसरी क्रमागत संख्या अगर आप निकालते हैं, दूसरी क्रमागत संख्या, तो यह हो जाएगी x प्लस 1, ठीक है ना। दो संख्याएं हैं, दोनों का वर्गों का योग। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है वह 365 है। पहली संख्या का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। x स्क्वायर प्लस ये a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 365 को पक्षांतर कर लिया हमने। आगे आप क्या कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस ये हो जाएगा
2 करें 2, 2 8 16, 182। 2 का भाग दे दीजिए 0 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आपके पास इसको फैक्टर करना है, तो फैक्टर इसका अगर आप करते हैं तो ये आ जाता है 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 14, 13x प्लस 14, तो x प्लस 14 और x माइनस 13। तो जब आप x प्लस 14 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस आ गया और ये ऋणात्मक हो गया, या इसको हम छोड़ देंगे और ये आपका क्या हो गया, अमान्य हो गया। लेकिन जब x माइनस 13 आप लेंगे इक्वल टू 0, तो x का मान 13 आ गया। तो x आपने कितना माना था, 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जाता है और बहुत आसानी के साथ इस तरह के सवालों को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और ये आपके सवाल हमेशा 4 नंबर से में पूछे जाते हैं, इससे कम में ये नहीं पूछे जाते। इसके अलावा आपको हम थोड़े से और सवाल इसमें बताने की कोशिश करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर द्विघात समीकरण आपने अच्छे से कर लिया या दो चर के रैखिक समीकरण अच्छे से कर लिया, जिसकी चर्चा आगे अभी हम करेंगे, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर लेता है तो उसमें उसके फेल होने का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि इन क्वेश्चंस को वो अच्छे से सॉल्व करे। अब देखिए, इसमें से कुछ सवाल और हम द्विघात समीकरण के लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि इसका क्या मतलब हुआ, ये इतना बताने का क्या कारण है हमारा, ठीक है ना। जैसे बोर्ड एग्जाम में ही आए क्वेश्चंस हम इसमें ले रहे हैं और इन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। इस तरीके का आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, 11/30 और x का मान जो है आपका वो -4 और 7, ये नहीं होना चाहिए। अब ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपके सामने समस्या ये खड़ी हो गई कि अब ये द्विघात है नहीं अभी, ठीक है। देख के कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि ये द्विघात समीकरण है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले द्विघात बनाएंगे। द्विघात बनाने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। यहां आपका क्या हो गया, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4, x माइनस 7 इक्वल टू 11/30, ठीक है। x से x कैंसिल हुआ, एक प्लस एक माइनस, ऊपर बच गया -11 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। इस 11 से ये कट गया तो यहाँ 1 आ गया। अब आपके पास ये क्या बच गया, -1 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 को 28 इक्वल टू -30, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान 1 और 2, ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह के सवाल को आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हुए जिनको आपको जरूर से आपको बोर्ड परीक्षा के लिए प्रैक्टिस करनी है। एक टाइप का और प्रश्न इसमें छूट रहा है हमसे, उसको हम बता दे रहे हैं। हालांकि सवाल तो बहुत है आपके बताने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन सभी सवालों को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपसे पहले भी कहा जाता है कि आप उन सवालों को पहले से प्रैक्टिस में अगर रखेंगे तो आप आसानी से उन सवालों को कर सकते हैं और बहुत मुश्किल नहीं आती है आपको बोर्ड परीक्षा में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आदत से अपने मजबूर हैं,
कि लास्ट टाइम पे ही पढ़ाई करेंगे। लास्ट टाइम पे अगर आप लास्ट टाइम के लिए क्वेश्चन छोड़ेंगे तो इतने तरह के आपके सामने क्वेश्चन आके खड़े हो जाते हैं कि आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते और आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको आइडिया ही दे सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको समय देना है या नहीं देना है, लेकिन सॉल्व आप ही को करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। और आप लोग क्या करते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये अलग टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2x + 1 अपान x का होल स्क्वायर प्लस 4 = 5 × 2x + 1 अपान x अब। ठीक है, और x का जो मान है ये 0 नहीं होना चाहिए। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर ये आपको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका 2x + 1 अपान x का स्क्वायर है प्लस 4 = 5 × 2x + 1 अपान x है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये द्विघात है, लेकिन इस तरीके से क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? तो अगर हम इसको ये मान लें कि माना 2x + 1 अपान x = y, तो ये कितना हो गया, y² + 4 = 5y हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 4 = 0, इसको सॉल्व करिए तो y² - 4y - y + 4 = 0, या y² माइनस, या यहां से आप इसमें ये कर सकते हैं, यहां से आप क्या कर लें, दोनों में आप क्या कर लें, y कॉमन ले लें, तो y - 4 - 1 y - 4 = 0, y - 4 और y - 1 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, जब y - 4 = 0 तो y = 4, और जब y - 1 = 0 तो y = 1। लेकिन आपको y में सवाल नहीं दिया है तो आप y में इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो चूंकि 2x + 1 अपान x = 4 लेंगे तो ये 2x + 1 = 4x हो जाएगा। 2x को उधर ले जाइए तो 1 = 4x - 2x, तो 1 = 2x, तो x = 1/2। x का मान 1/2 आ गया। इसी तरीके से अगली बार में आप 2x + 1 अपान x = 1 रखेंगे तो 2x + 1 = x, तो 2x - x = -1, तो x = -1, तो एक वैल्यू आ गई -1 और एक आ गई इतना। ये आपका इस तरीके से आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। अगर ये चीजें आपको पसंद आई हैं, आपको समझ में आई हैं, तो आप अपने दोस्तों में बताइए, इसको थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों में शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिले। थैंक यू।